हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? तबीयत तो भी सही है? कोरोना में बचे रहना, घर पे रहो, स्वस्थ रहो। और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है यार। सब सब लोग यही बात करेंगे, स्वस्थ रहो। तुम खुद भी जानते हो कि कैसे रहना है, नहीं रहना है। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो तुम लोग। खैर, हम लोग अपनी बातों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग क्या क्या सीख चुके थे? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर उस पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या देखेंगे बच्चे? क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मेनली अपने को किसके बारे में डिस्कस करना है? जी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है? जी के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले कुछ मैं बताऊं थोड़ा सा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। कंसेप्ट ऑफ वेट। कंसेप्ट ऑफ वेट। वेट क्या होता है उसको देखेंगे या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वेट, जैसे मेरा वेट है 80 केजी, तुम्हारा हो सकता है कि 20 केजी, सॉरी 20 केजी तो खैर नहीं होगा। मान लो अबाउट 50 होगा। 50, 60, 70, 75, जो भी वेट होगा। तो वेट का कंसेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। वेट एक्चुअली में फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। कोई भी अगर जो प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है वही उसका वेट होता है। कहने का मतलब, कहने का मतलब जैसे मैंने इस मार्कर को छोड़ा, इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये अपने ऊपर कुछ कुछ फील करेगा ना। कोई लगेगा ना कि ये जबरदस्ती मुझे यहां ले आया जा रहा है। तो वो जो जबरदस्ती में जो फीलिंग होता है वही होता है वेट। वही क्या होता है? वेट। कहने का मतलब, जो हम लोगों पे कोई अगर जो फोर्स लगा रहा है, अगर जो फोर्स लगा रहा है और जो अपने को फील होता है फोर्स, वही होता है वेट। फील, फील में एक बात को इसलिए कंसीडर करना चाहता हूं फील का। हो सकता है कि तुम्हें अपना कहीं वेट कम लगे और कहीं ज्यादा लगे। वेट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी। फीलिंग ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी मतलब तुम अपने ऊपर जितना फोर्स महसूस करोगे वही होता है वेट। वही होता है वेट। अगर जो कभी गलती से तुम अपने को, अपने ऊपर लगेगा कि कम फोर्स हो रहा है तो कम वेट होगा तुम्हारा। उस समय अगर जो वेट क्या होगा? कम। तुम्हें लगेगा कहीं पे ऐसा लगे, मान लो कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए कि तुम्हें लगे कि ज्यादा वेट मतलब ज्यादा अपने को फोर्स लग रहा है, मतलब किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वेट क्या है? ज्यादा ज्यादा फील करोगे। कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा कि तुम अपने को फ्री फील करोगे, तो उस समय तुम्हारा वेट जीरो होगा। और वो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। मतलब वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अपने ऊपर जीरो फोर्स। तो जब जीरो फोर्स अगर जो फील किए, तो इसका मतलब हमारी बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी, एकदम तैरेंगे। और ये कंडीशन कब होता है? जब हम लोग ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऊपर, जहां कोई फील्ड नहीं लगता है। जहां पे कोई फील्ड नहीं होता है वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर जो स्पेस में चले जाए, फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जहां पे फील्ड नहीं, पढ़ाया था पहले, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। और पिछले लेक्चर में बताया था, जहां पे फील्ड नहीं वहां पे फोर्स नहीं। तो वहां पे फोर्स नहीं तो तुम फ्री फील करोगे। तो हो सकता है कि तुम स्पेस में तैरने लगो। तो ये कहानी होता है। नहीं, लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चे कि अगर जो हम लोग स्पेस क्राफ्ट से बाहर अगर जो फेंका गए या बाहर चले गए तो अपना क्या होगा? तो तुम पूरे यूनिवर्स में तैरते रहोगे, चलते रहोगे, तैरते रहोगे, बिना तुम कुछ किए नहीं रहो, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां।
तो वेट मतलब वही, और होता भी है। अगर जो स्पेस में अगर जो कोई भी चीज ले जाया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो जाता है, वहां वेट कम हो जाता है, या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसे जो खाने होने का सामान होता है, वहां जैसे मान लो कि इस मार्कर को छोड़ देंगे तो ये उड़ने लगेगा, क्योंकि उस हो सकता है कि वहां पे इस मार्कर का वेट जीरो हो जाए। मार्कर का वेट क्या हो जाए? जीरो। जीरो हो जाएगा तो इसे तैरने लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कभी एक मूवी आई है, उस मूवी को तुम लोग देखना तो तुम लोग को वेट का बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक समझ हो जाएगा। उसका मूवी का नाम है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। क्या मूवी का नाम है? ग्रेविटी। तो उसमें दिखाया गया है कि उनके जो फूड होते हैं, जो खाना होता है, वो खाने को एक स्पेशल अरेंजमेंट में रखा जाता है, और वो लोग कुछ नहीं करते। जैसे खाना ना रखा जाता है, एक पाइप नुमा होता है, वो मुंह में डायरेक्ट डालते हैं और तुरंत खाना चला जाता है। ऐसे सोचो कि दाल चावल ऐसे उठा के खा लें, तो जैसे ही उठाओगे तैसे वो पूरा दाल चावल ऐसे, दाल हुआ चावल हुआ कुछ भी खाना हुआ वो पूरा तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वेट क्या हो जाएगा उसका? जीरो। और यहाँ पे एक चावल का टुकड़ा भी छोड़ दो तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। अर्थ के मतलब अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। आ जाएगा, रोके रहो तो ठीक, नहीं तो आना चाहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो वेट का कंसेप्ट ये है। वेट का मतलब ये होता है कि जो मैं अपने ऊपर फोर्स फील कर रहा हूं वही है वेट। वही क्या है? वेट है। और ये फोर्स मैं कैसे फील करूंगा? हो सकता है कि मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसको मैं फील करूंगा है। वो वाला अट्रैक्शन नहीं, नहीं, ये दूसरा वाला अट्रैक्शन है। वो वाला अट्रैक्शन अलग चीज है, और ये वाला अट्रैक्शन अलग चीज है। लेकिन उसमें भी और इसमें भी लगभग सेम ही है। सेम होता है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो तुम न चाहते हुए भी उधर का ही हो जाते हो, उधर ही चले जाते हो, उस उधर मतलब वहां चले जाते हो। और जब अट्रैक्शन कम होता है तो तुम, जैसे अट्रैक्शन कम होगा तुम्हारा मन बोलेगा चले जाओ, लेकिन तुम नहीं जाओगे। ठीक है? तो वो अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन लगभग सेम ही है, वो बात समझेंगे। तो वेट मतलब होता है जो हम लोग अपने ऊपर फोर्स को फील करते हैं, वही होता है वेट। और वो फोर्स कौन लगाता है? वो कौन लगाता है? बहुत स्टार्स लगाते, प्लेनेट लगाते, हर लोग लगाते। तो वेट का मतलब क्या होता है? इट इज द फोर्स exerted exerted by anything, by कोई ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे सिर्फ प्लेनेट को दिखा रहा हूं। मतलब कहने का मतलब, बेटा बेटा वो कोई भी किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन स्पेशली हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज द फोर्स exerted by planet to attract any object towards its सेंटर, टुवर्ड्स इट सेंटर। मतलब अगर जो कोई भी वेट मतलब वही होता है, अगर जो कोई प्लैनेट अपने तरफ खींचना चाहता है तो जितने फोर्स से वो खींचेगा वही क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो कहीं ना कहीं तुमको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मेरा वेट 10 kg होगा। वेट मतलब वेट और मास अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मेरा वेट अगर जो, वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। तो इसका मतलब बच्चा मेरे, वेट मतलब क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। तो मान लो यहाँ पे मेरे ऊपर मान लो 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन फोर्स फील हो। कहीं हो सकता है कि 700 न्यूटन फोर्स फील हो। तो क्या वेट मेरा मेरे बस में है? नहीं। क्या मेरा वेट कितना होगा ये मैं डिसाइड करूंगा क्या? नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करता है कौन? प्लेनेट। कौन डिसाइड करता है? प्लेनेट। जो मुझे अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे हो सकता है कि मैं अर्थ पे हूं, तो अर्थ मुझे 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हो, तो मेरा यहाँ पे वेट कितना होगा? 100 न्यूटन। मार्स पे चला जाऊं तो मार्स मुझे हो सकता है कि 300 न्यूटन से फोर्स से अट्रैक्ट करे, तो वहां पे मेरा वेट कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन।
हो सकता है कि मैं जुपिटर पे चला जाऊं, तो जुपिटर पे हो सकता है मुझे 700 न्यूटन से मुझे खींच रहा हो, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 700 न्यूटन। मतलब वेट कैन बी चेंज, वेट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे मास और वेट में डिफरेंस बताया जाता है, वो सब नहीं बता रहा हूं, अपन लोग सिर्फ वेट पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा सर, तो ये ग्रेविटी तब क्या कहानी है, ग्रेविटी क्या कहानी है? तो ध्यान से सुनना, हम लोग तो रहते हैं अर्थ पे ना, रहते हैं अर्थ पे, तो ज्यादातर फोकस किसके कार्य करेंगे, अपने धरती माता पे। तो जो धरती माता फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। या इसी को क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। फोर्स ड्यू टू अर्थ, जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है ऑन ऑन द ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या होते हैं, ग्रेविटी। या इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। तो एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, और कुछ ज्यादा कुछ कहानी नहीं है। ग्रेविटी और वेट में ज्यादा क्या है, ग्रेविटी और वेट एक ही बात है। लेकिन ग्रेविटी कब स्पेशल नाम कब दिया जा रहा है, जब वही किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही होगी, तो उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं ग्रेविटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या मैं आपका कंफ्यूजन दूर की कर पाया? ग्रेविटी और वेट में कोई अंतर नहीं है। वेट ग्रेविटी एक ही बात है। बस जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ खींचती है, वो क्या होता है, उस समय जो वेट होता है वही क्या होता है, ग्रेविटी। और नॉर्मल जो भी प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को, दूसरे स्टार्स को, दूसरे हेवनली बॉडी को जिस फोर्स के साथ खींचते हैं, तो उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो बोला वो बात समझ में आया। फिर मैं दूसरी बात ये बताया कि वेट जो होता है वो रियल में ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि मतलब कौन सा प्लैनेट कितने फोर्स से खींच रहा हो। उसको अभी प्रूफ करेंगे अपन लोग, उसको प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना समझते रहो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वेट का फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल टू होता है एम जी, वेट इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल टू एम जी। लिख लो, लिख लो, तो ये सब लिख ले, ग्रेविटी वाला इधर, ये सब लिख लो। तो वेट का कंसेप्ट समझ में आया? कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा, अब ध्यान से सुनो तुम लोग, अर्थ पे भी अपना वेट कम और ज्यादा फील होता है। कब? जब याद करो कि मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने तुमको पढ़ाया था, तो मैं नहीं बताया था लिफ्ट के ऊपर जाते तो अलग फीलिंग होता है, लिफ्ट के नीचे आते तो अलग फीलिंग होता है। तो जो ये फीलिंग होता है यही होता है वेट। यही क्या होता है, वेट। जैसे अर्थ के लिफ्ट से अगर जो ऊपर जाएंगे तो अपन लोग हल्का महसूस करेंगे, जब नीचे आएंगे तो भारी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ऊपर जाते रहते हैं तो अर्थ जो होता है कम फोर्स लगाती रहती है। तो कम फोर्स या कुछ भी हो, वो बल्कि 1-2 किलोमीटर में अर्थ का फोर्स वेरी तो नहीं करता है, लेकिन उसमें हम लोग जबरदस्ती का ऊपर जाते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो अर्थ पे भी अपना वेट कम और ज्यादा हो सकता है, कब? इन द केस ऑफ लिफ्ट। और भी कंडीशन हो सकता है, जीरो भी महसूस होता है, कब? जब लिफ्ट का वो रोप टूट जाए, तो जब लिफ्ट फ्री फॉल कंडीशन में आएगा, तो तुम्हारा वेट क्या होगा, जीरो। वेट क्या होगा, जीरो। तो हो सकता है कि जिस सरफेस पे तुम खड़े रहो, वो सरफेस से इक्वल हट के तुम ऊपर लड़ जाओ और मर जाओ। तो ये होता है वेट। वेट का मतलब फीलिंग होता है, जो हम लोग फील करते हैं। जैसे एक झूला होता है, तो झूले के ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो अपने को क्या लगता है, हल्का लगता है। और जब नीचे आते हैं तो क्या लगता है, भारी लगता है। तो पता नहीं लगता होगा कि नहीं, या जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो अपने अंदर पूरा ऐसे फील होता है, पूरा डर लगता है।
तो ये जो डर और फीलिंग आती है यही होता है वेट। वेट ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज बट मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे 1000 मतलब मेरा मास 80 केजी है, मास में भी चला जाऊं तो मेरा मास कितना होगा 80 केजी होगा, लेकिन वेट क्या होगा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेट मास पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जी पे। ग्रेविटी का कंसेप्ट समझ में आया? जब वही फोर्स अर्थ लगाती है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। फालतू की बकवास करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे मुद्दे पे आते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये अब ज्यादातर मैं प्लैनेट की बात नहीं करूंगा, अर्थ की बात करूंगा। ये अपनी धरती माता है। ये क्या है? ये अपनी धरती माता है, अर्थ है। और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे खड़ा है और इसके सेंटर का दूरी, इससे सेंटर से ये सेंटर है, सेंटर की दूरी आर है। कितना है? आर। तो इसका मास क्या है? मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम ले लिया, चाहे इसको एम ही ले लिया, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? एम। कितना है मेरे बच्चे? एम। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अच्छा एक और चीज, दो तीन बार, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मैं अर्थ मेरे तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो कहा? मेरे पैर को कि मेरे बीच वाले पार्ट को कि मेरे सर को कि मुझे पूरा का पूरा? तो इतना हाइट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अरे रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। कितना? और इसके अपेक्षा में अगर जो मान लो ये हाइट, ये मान लो ये डिस्टेंस कितना है? ये 2 मीटर 3 मीटर अगर जो रहे तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। उसको तुम ही बताओ यार, अगर जो 6000 किलोमीटर कोई है उसमें 1 मीटर जोड़ दोगे तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? आर। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? वही कहानी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स जी m1 m2, मतलब फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जी एम मास ऑफ द अर्थ को, मतलब ये अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, मतलब यही फोर्स, दिस इज द फोर्स exerted by अर्थ। ये फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का बच्चा, मेरे मतलब ये है कि फोर्स इक्वल टू जी m1 अपॉन आर। ये अरे भैया ये पढ़े नहीं है क्या? ये ऑब्जेक्ट है m1 और ये ऑब्जेक्ट m2 है, तो इसमें ये फोर्स कितना होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़े नहीं है क्या? ये अगर जो इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी कितना लगेगा? 15 न्यूटन का। कितना लगेगा? 15 न्यूटन का। तो यही फोर्स, ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन। तो ये कंफ्यूजन बच्चों के मन में, ये बहुत कंफ्यूजन आता रहता है कि सर अर्थ ने लगाया मेरे पे 15 न्यूटन, तो मैं भी तो अर्थ पे 15 न्यूटन लगा रहा हूं, तो अर्थ मेरे तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जा रही है? या अर्थ मेरे तरफ हो रही है, मुझे नहीं फील हो रहा है? सोचो, तुम लोग सोचो। तो रियल में बेटा, जितना अर्थ जिस फोर्स के साथ हमको खींचती है, हम भी अर्थ को उतने ही फोर्स के साथ खींचते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो,
अगर जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। किसके पे डिपेंड करता है? मास। जैसे मेरा मास कुछ है, मान लो मेरा अर्थ का मास देखोगे तो अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है, इतना बड़ा। तो सोचो इसके मास के आगे मेरा मास क्या है? एकदम कम है, तो इसलिए मैं उसकी तरफ चला जाता हूं। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि एक साइकिल को, मतलब एक साइकिल है, उसको 15 न्यूटन से तुमने धक्का दे दिया और एक ट्रक को 15 न्यूटन से धक्का दे दिया, कौन चलेगा? कौन चलेगा? बताओ कौन चलेगा? साइकिल चल पड़ेगी और ट्रक नहीं चलेगा। आ रहा है कि नहीं? तो मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज पे अगर, आई रिपीट द कंसेप्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। फोर्स इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, देन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। मतलब मेरे बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर जो फोर्स लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे। उसके मास पे। ये अपना मास बहुत कम है, इसका मास मेरे कंपैरिजन में बहुत 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 क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो हम लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं और वो नहीं चले जाते हैं। आ रहा है ना? तो ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तुम एक बात एग्जांपल बताएं, थोड़ा ऑड है लेकिन समझो। जैसे मान लो तुम्हारे में और उसके में सेम बॉन्डिंग है, सेम बॉन्डिंग है, सेम अट्रैक्शन है, लेकिन हो सकता है कि तुम कहीं उसको मिलने के लिए बुलाओ तो हो सकता है कि वो ना आए, और अगर जो वो तुमको मिलने के लिए बुलाएगी तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो दोनों में अट्रैक्शन क्या हुआ? सेम। लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट डिपेंड अपॉन द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। वहां पे मास और तुम्हारा नेचर, मतलब वो बुलाएगी तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे, लेकिन हो सकता है कि तुम बुलाओ तो नहीं आएगी। अब वो अलग कंडीशन होता है, लोग बोलते हैं मैं लड़की हूँ, ये हूँ फलाना ढिमकाना, खैर उस पे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट डिपेंड अपॉन द मास। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अर्थ भी मुझे 15 न्यूटन से फोर्स लगा रही है और मैं भी अर्थ पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मास क्या है? कम है। किसके कंपेरिजन में? अर्थ के। वही कहानी, अगर जो कुछ नहीं समझ में आएगा अट्रैक्शन का सोचेंगे, दोनों के बीच में प्यार क्या है? सेम। लेकिन हो सकता है कि वो बुलाए तो तुम चले जाओ और वो तुम बुलाओ तो वो ना चली जाए। खैर वो सब बात को छोड़ेंगे। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसी फोर्स को तो हम लोग वेट कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब ये वेट इक्वल टू होता है एम जी। ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम। दोनों इक्वेशन सेम है। ये कैसे मैं बोला? वेट के डिफिनीशन से। और ये कैसे मैं बोल रहा हूं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आ रहा है? जैसे एक ही चीज को है, मैं कान को ऐसे पकड़ूं या कान को ऐसे पकड़ूं, पकड़ रहा हूं कानी, तो मैं यहाँ पे फोर्स को लिखने का तरीका है, ये मैं लिखा कैसे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और ये कैसे लिखा? डिफिनीशन से। कैसे लिखा यूज करके? डिफिनीशन से। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है? सेम। ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है मेरे बच्चे। तो तो जब दोनों सेम है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, हेंस हेंस एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसल, जी इक्वल टू, थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखूंगा, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर। और याद कर, याद कर, मैं इससे पहले इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था तो भी जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर ही आया था फॉर्म। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये फील्ड है, दोनों क्या है? सेम ही है। अलग अलग बोलने का तरीका है, यहाँ अलग अलग सोचने का तरीका है। तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब देखो,
ये जो जी की वैल्यू है या एक्सेलरेशन है, ये मास ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर जो नोट में लिखूं मैं, तो नोट में ये लिख सकता हूं, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। और जब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब वेट भी किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब वो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है। इसीलिए बच्चा मेरे, हम लोगों को अपना वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जी की वैल्यू, अलग अलग जगह पे अलग अलग जी की वैल्यू होती है, इसलिए अपना वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो लिख लो, दूसरे नोट में लिख, दूसरे नोट में, द वेरिएशन इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट होता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू देख ना बेटा, देख यहां से, जी की वैल्यू चेंज होगी, वेट चेंज होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं, डब्ल्यू विल चेंज। कब? जब जी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगा। मास तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। जी की वैल्यू चेंज होगी तो मास, वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेट इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, इतना कुछ तो समझ में आया। जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। जी की वैल्यू, जी इज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, खैर ब्रह्मांड में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, पूरा गैलेक्सी एक फॉर्मेट होता है। या हम लोग ये कहेंगे कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, तो आर की वैल्यू चेंज होगी। आर की वैल्यू चेंज होगा तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगा। अच्छा, फिर जी की वैल्यू, अगर जो इसमें मास ऑफ द अर्थ, ये इसकी वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मास कितना बताया था? 6 इंटू 10 के पावर 24 अपॉन में आर कितना? 6400 या 6.4 इंटू 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर करोगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। क्या आता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो ये जी की वैल्यू कहां पे है? कहां पे है? सरफेस पे है। कहां पे है मेरे बच्चे? सरफेस पे। ये क्या है? यहां जी की वैल्यू क्या है? एट द सरफेस। जी की वैल्यू कहां है? सरफेस पे। कोई दिक्कत? सरफेस पे जी की वैल्यू, इसका मतलब जो जी की वैल्यू 9.81 या 9.8 है, सिमिलरली इसको नियरली इक्वल टू 10 भी ले लेते हैं। ये जी की वैल्यू कहां पे होती है? जब सरफेस पे, सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे कि तो जी की वैल्यू चेंज होगी। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? तो मैं मिटा रहा हूं, ये बात याद रखेंगे। जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जो क्वेश्चन में 10 दिया है तो लिए रहेंगे, नहीं तो 9.8 को सॉल्व कर लेंगे। मिटा रहा हूं। अच्छा, कुछ और बेसिक बेसिक बात कर दे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जो मैं देखूं तो ये हो जाएगा जी जी एम अपॉन जी आर ई का, आर ई मतलब रेडियस का, जीएम, जीएम इक्वल टू जी आर ई का होल स्क्वायर। इसका मतलब कहीं जीएम आएगा, किसी भी अगर जो जगह पे जीएम आएगा तो जी आर ई का होल स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, जी आर ई का होल स्क्वायर रख लेंगे। आज
आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर इन टुडे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला, वेट का कंसेप्ट क्या होता है, वेट क्या होता है। दूसरा, हम लोग देखें कि जी की वैल्यू क्या होती है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जी ऊपर जाने पे क्या होता है और नीचे जाने पे क्या होता है। थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वेट के बारे में समझ गए, जी के बारे में समझ गए कि जी एक्चुअली में क्या होता है। जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर जी इज इक्वल टू होता है 9.81 एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, इतना कुछ समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ के अगर जो ऊपर जाएंगे, ऊपर और नीचे तो रियल में कुछ होता नहीं है। ये पूरा गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में ऊपर नीचे में नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो ये अर्थ है, ये आदमी अगर जो यहाँ पे रहेगा तो ये इधर जाएगा तो ये भी ऊपर तो जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है ना भैया। क्योंकि गैलेक्सी मतलब पूरा स्पेस है, तो ऊपर नीचे खैर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। बुक में भी दिया रहता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब अर्थ के अगर जो अवे जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी। अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी। दोनों के केस में घटेगी कि दोनों केस में बढ़ेगा, कि किस में बढ़ेगा किस में घटेगा। इन्हीं सबों का डिस्कशन आज हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। जी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चाहे इसमें जी जी की वैल्यू और खूब अच्छे से लिखूं तो ये मास ऑफ द अर्थ, ये आर ई ऑफ द अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात, कहीं कहीं अगर जो जी एम ई होगा, जी एम ई, तो हम लोग वहां पे क्या लिख लेंगे? सॉरी, जी एम ई होगा तो हम लोग कहीं लिखने की कोशिश करेंगे जी आर ई का होल स्क्वायर। अगर जो कहीं ऐसा दिखेगा तो लिख लेंगे, अगर जो नहीं दिखेगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अपनी बातों को करते हुए हम लोग आते हैं। देखो, जैसे मैंने, सॉरी, थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत आ गया है। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम लोग जैसे ले लिए, सपोज करो कि ये ले लिए, ये क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है बेटा मेरे? अर्थ। ये उसका सेंटर है। सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मास ऑफ द अर्थ है m। और यहां से मान लो, सपोज करो कि सरफेस से h हाइट पे है। कितने हाइट पे है मेरे बच्चे? h हाइट पे है। और यहां से इसके सेंटर से, ये अगर जो सेंटर मान लो, तो यहां से यहां की दूरी जो है, ये बेटा मेरे r है। कितना है? r। ठीक है, आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहां से यहां की दूरी। और अगर जो इसको बनाऊं तो ये रियल में क्या है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ है, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ। चाहे r ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। फिर स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी। और क्या ऐड कर दूं? h इज द हाइट above अर्थ सरफेस। हाइट above अर्थ सरफेस। थोड़ा सा मैं कैमरे में देख लूं कहां से कहां तक दिख रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर जो हम लोग
एकदम बेसिक काम करेंगे। ये अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स लगाएगा। तो लगाएगा तो हम लोग उसको लिख लेंगे क्या, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m ड्यू टू अर्थ। ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा g मास ऑफ द अर्थ अपॉन r का होल स्क्वायर। यही होगा बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जी एम एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब, और इसी में बाय डेफिनेशन ऑफ वेट, यहां पे इसका वेट कितना होगा, यहां पे वेट डब्ल्यू डैश अगर जो मालूम हो तो ये एम जी डैश होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं। यहां से इस हाइट पे, ये हाइट पे ये कितना फोर्स लगाएगा, जी एम एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बॉडी का वेट कितना होगा, जो यहाँ पे जी होगा, मतलब जी तो सरफेस पे है ना, जी तो बेटा सरफेस पे है ना, ये बात ध्यान में रखना। ये जी कहाँ पे है, सरफेस पे। और कहीं मान लो, कहीं मैंने यहाँ मान लिया यहाँ जी डैश है, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, एम जी डैश। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस ये, अब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, सेम, दोनों क्या होगा, सेम। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। तो इसका मतलब एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, मास से मास कैंसल। इसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। ज्यादा झंझट नहीं करना है, वो किताबों में कैसे लिखा रहता है उसको नहीं, उसको अपन लोग देखेंगे। पहली बस इतना जानो, जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे, अब ध्यान से सोचना तुम लोग, कुछ मैं कर रहा हूं। जैसे आर को अगर जो बेटा लिखूं तो आर को आर प्लस एच लिख सकता हूं क्या, आर को अगर जो मैं लिखूं तो आर प्लस एच लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो लिख दे रहा हूं मैं भैया, मैं लिख दे रहा हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा सर, ये भी तो समझ में आया। अब जीएम को फिर से वही जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो जीएम को हम लोग जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर, देन जीएम इज इक्वल टू जी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जीएम की जगह पे ये रख दूंगा, ये इक्वेशन मैंने मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जीएम इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देख तो ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी आर का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वैलिड इन एनी केस। मतलब ये हमेशा वैलिड होगा अगर जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, किस की जगह मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन, क्या लिख दे रहा हूं, कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, when the object is at height h। क्या याद रखना है, g डैश इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ भी रटना नहीं है, आई रिपीट, कुछ भी रटना नहीं है। अपने को बस क्या याद होना चाहिए, ये क्या याद होना चाहिए, ये याद हो जाएगा तो आर को आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख दूंगा। कुछ और कुछ किया हो क्या, नहीं, कुछ किया हो क्या, नहीं।
इसको उतार लो तुम लोग, इसको उतार लो। अब जो जादू होगा उसको हम लोग देखेंगे, उसको देख रहे हैं, उसको यहां से देख रहे हैं। अब जो जादू होगा उसको देख रहे हैं। इसमें से बेटा अगर जो आर कॉमन लोगे तो बाहर आर स्क्वायर आ जाएगा, बाहर आर स्क्वायर आ जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू जी आर का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देख तो देख, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये कॉमन निकालने आना चाहिए। आर स्क्वायर, अगर जो कोई स्क्वायर में से बेटा कुछ कॉमन निकलता है ना तो वो स्क्वायर निकलता है। आई रिपीट वंस अगेन, लिखना है लिख लो, कुछ भी करना है कर लो। अगर जो स्क्वायर में से कोई टर्म निकलेगा तो स्क्वायर निकलेगा कॉमन। क्यूब में से अगर जो कोई कॉमन निकल होगा तो क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। अब क्या करूंगा मैं? अब कुछ नहीं, इससे ये कैंसिल कर दूंगा। तो इसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अपने को बस ये याद रखना है, ये या ये याद रखोगे तो और सही है। रट लो, क्या करो, रट लो। क्या रख दो? जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और कुछ मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर के पावर -2। कोई दिक्कत? ये पावर कहां चला गया? ऊपर। पावर जब ये पॉजिटिव पावर है ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव पावर। मैंने लिख दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा एच अपॉन आर के बारे में सोचो। वेन एच इज वेरी 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 लेस देन आर, अगर जो एच की वैल्यू आर से बहुत कम होगी तो इसका क्या कहानी होगा देखना तुम लोग। ये देखो, आर मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये मान लो 6400 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं? 6400 किलोमीटर है। तो अगर जो 64 छोड़ो, सिर्फ 6000 मान लो। अगर जो ये 6000 किलोमीटर है और एच अगर जो 1 किलोमीटर है तो 6000 किलोमीटर के कंपेरिजन में 1 किलोमीटर क्या है? कम है। अच्छा, या अगर जो मैं मानो कि एच मान लो कि 200 मीटर है और आर कितना है? 6000 किलोमीटर। तो 200 की अपेक्षा 6000 किलोमीटर बहुत 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 बड़ा है। तो उस केस में बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू देन एच अपॉन आर इज लेस देन 1 आएगा क्या? एच अपॉन आर इज लेस देन 1 आएगा क्या? तो जब अगर जो ये लेस देन 1 आता है बेटा तो हम लोग वी कैन यूज बायनोमियल, बायनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन। क्या? बायनोमियल एक्सपेंशन। और वो होता क्या है? ये जी डैश इज इक्वल टू ये -2 यहां चला आएगा। कहां चला जाएगा? यहां, यहां। तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस -2 एच अपॉन आर, एच अपॉन आर। चाहे इसी को अगर जो लिख दूंगा तो जी डैश, थोड़ा और अच्छे से मैं लिख रहा हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 -2 एच अपॉन आर, 2 एच अपॉन आर। जी डैश इक्वल टू जी 1 -2 एच अपॉन आर, 2h अपॉन आर। कोई दिक्कत? अरे ये पढ़े नहीं हो क्या? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ये नहीं पढ़ा है क्या? कहते हैं कहीं का 1 प्लस एक्स के पावर -n इज इक्वल टू 1 -n x वेन x इज लेस देन 1। पढ़ा है कि नहीं भैया? ये तो बाइनोमियल का जब पढ़ाया जाता है तभी बताया जाता है कि ये x की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 होगा तो ये पावर कहां आ जाता है आगे। अब एच अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी तुमको पता है ना? -1 मतलब लेस देन 1 होगा ना, तो ये कहां चला जाएगा आगे? तो मैंने कर दिया। अच्छा, ये फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला फटाक से गलती करते हैं बच्चे, अक्सर गलती कर सकते हैं।
कि एबव द हाइट जी डैश इक्वल टू जी वट 1-2h/r होता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब h की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी। अच्छा सर, h की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी तो कितना कम होगी, थोड़ा हमें बताएंगे क्या है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितना? तो बेटा जब भी h की वैल्यू कम रहेगी, मतलब 100 किलोमीटर से इधर रहेगी, तो जी में कोई चेंज नहीं होगा। 100 क्या यार, कितना समझ जाओ, एवरेस्ट पे भी चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8800 कुछ 80 मीटर है ना, मतलब 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, मतलब रियल में 10-15 किलोमीटर अगर जो ऊपर जाएंगे तो वहां तक जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ नोट मेरे अंदर ये लिख लेते बेटा, मेरे ये लिख तो बच्चे नोट में, नोट में लिखो, दिस फॉर्मूला विल अप्लाई one and only when this formula will apply one and only when the value of h is much smaller than r, much smaller than radius of the earth। ठीक है, तो अपन लोग क्या क्या सीख लिए उसको मेमोराइज कर ले रहे हैं। ये मिटा रहा है, ये मिटा रहा है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने मास ऑफ द अर्थ को क्या लिया? कैपिटल एम। रेडियस ऑफ द अर्थ को क्या लिया? आर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये लिया। फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था gm/r²। फिर आर की जगह पे मैंने आर प्लस एच रख दिया। आर की जगह पे क्या रख दिया? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है gm/r²। ये कहाँ होता है? एट द सरफेस। कहाँ होता है बेटा? सरफेस पे। बस मैंने gm की वैल्यू gr² है, यहाँ उठा के रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया तो जी डैश इक्वल टू 1/h/r का होल स्क्वायर। ये याद कर लो, ये क्या याद कर लो, ये कभी भी अप्लाई हो सकता है। अप्लाई एनी कंडीशन, कोई कंडीशन। फिर मैंने बताया बेटा कि ये 2 का पावर था, -2 गया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू <1 हो रही थी, तो ये पावर कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है वो जी डैश इक्वल टू जी 1-2h/r, 2h/r। ये कब यूज करेंगे मैंने बता दिया, जब h की वैल्यू कम, मतलब 15 किलोमीटर से इधर उधर रहेगी तो यूज कर सकते हो। कोई मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा तो नहीं है कि कितना दूर है, लेकिन मेरे बच्चे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लो कि हाइट जो है अर्थ के रेडियस से बहुत बहुत कम है। एक ये बात। दूसरी बात, अगर जो ये ना दिया रहे, ये ना दिया रहे, तो ये सोचो कि जैसे हाइट अगर जो मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है तो उसको नेग्लेक्ट करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाओगे मेरे बाबू लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या क्या याद रखने वाली चीज थी वो मैं बता रहा हूं, वो समझो। पहला क्या याद कर लिए? पहला फॉर्मूला मैंने लिख दूं, मैं फॉर्मूला G इक्वल टू gm/r का होल स्क्वायर। अब फिर दूसरा क्या याद करते थे? G इक्वल टू जी डैश इक्वल टू g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, इसको बोला था, याद कर लो। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r, कब? वेन h इज लेस देन r। अच्छा, ठीक है सर, इतना दूर तक तो आ गया मेरे को, इतना दूर तक तो मेरे को आ गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, h की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो कांस्टेंट होगा। r क्या है? कांस्टेंट, तो r से कुछ लेना देना है नहीं। h की वैल्यू बढ़ेगी तो ये निगेटिव वाली क्वांटिटी क्या है? बढ़ेगी। जब ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये क्या हो रहा है? घटेगा। आ रहा है कि नहीं? जैसे ये देख ना, यहां देख, ध्यान से देख, पहले 3 था, पहले 3 था,
तो 1 - 3 -2 हुआ, तो -2 हुआ, समझ जा। फिर अगर जो 4 होगा तो 1 - 3 हुआ, -4 हुआ, -7 हुआ। मतलब ये निगेटिव में क्या हो, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो निगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब मैं नोट में ये लिख सकता हूं, एज वी मूव away from surface, away from the surface, the value of g dash is decreased। मतलब सरफेस के ऊपर अवे चाहे एबव, ठीक है, चाहे एबव द सरफेस, एबव द सरफेस, ठीक है ना। मतलब अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लिख ले, खोपड़े में बैठा, खोपड़े में बैठा मेरे बच्चे। जी की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होगी। और समझ में भी आना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अर्थ, अर्थ को अट्रैक्ट करने की जो, अर्थ हम लोगों को या किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। कम होने लगने का मतलब वही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, कम। और ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड ही क्या है, जी। आ रहा है कि नहीं। तो जैसे 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 ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटेगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही क्या है, जी है। तो ये कॉमन सेंस भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो और क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल में न्यूमेरिकल के बजाय थोड़ा सा हम लोग कुछ और देखेंगे। देखना, ध्यान से देखना। इसको मैं यहां कर दूं, ये g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - 2h/r। ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन जी, फ्रैक्शनल चेंज इन जी, फ्रैक्शनल चेंज इन जी। अच्छा, एक तो ये, दूसरा अगर जो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखा हूं जी डैश अपॉन जी, ये माइनस उधर, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लाया तो 1 - g/g इज इक्वल टू 2h/r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा g - g' अपॉन जी इज इक्वल टू 2h/r, 2h/r। ये होता है, इसको क्या बोलूंगा, ये बोल दूंगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2h/r, 2h/r। इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे बच्चे मेरे, क्या बोलेंगे, चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस फॉर्मूला याद रखेंगे, बस फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन तो मेरे बच्चे। जैसे होगा कि जैसे हम लोग 50 किलोमीटर दूर गए तो जी की वैल्यू क्या हुई, चेंज होके जितना जी था उसका 25% रहा, या जी की वैल्यू जितनी थी उससे 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो बताइए कि हाइट कितनी दूर गए होंगे। हाइट तो दे दिया, कुछ और पूछ देगा, या ये पूछ देगा, हाँ ये पूछेगा कि हम लोग ऐसे ऊपर चलते गए, जाते 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 एक जगह हम लोगों ने पाया कि जी की वैल्यू 1/5 टाइम घट गई, तो बताइए वो हाइट कितना होगा। तो ये हाइट से रिलेट कर देंगे, डेल्टा जी अपॉन जी आ जाएगा तो 2h/r, ये याद रखेंगे। अब इसी को ऐसे भी लिखते हैं, और ये क्वेश्चन में आता है, ये क्या आता है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आ जाता है, क्या, इन न्यूमेरिकल, जी डैश डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2h/r। कोई दिक्कत, इंटू 100। इसको मेरा बच्चा बोलते हैं, बोलते हैं परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन जी। बस कुछ नहीं,
फ्रैक्शनल चेंज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। अब ये आएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ समझते रहो। जी डेल्टा, रियल में मैं ये बताना चाहता हूं ना कि डेल्टा जी अपॉन जी की जगह 2h/r लिख सकते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं वो समझ, वो खोपड़े में बैठा, दिमाग में बैठा मेरे बच्चे, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि डेल्टा जी अपॉन जी को 2h/r लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया? इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। अब देखो ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू अगर जो निगेटिव आएगी तो कोई भी चेंज का निगेटिव कब होगा, जब वो चीज घटेगी। कुछ खोपड़े में बैठ रहा है, जैसे इनिशियल वैल्यू थी 3 और फाइनल वैल्यू हो गई, फाइनल वैल्यू कितना, ये डेल्टा जी अपॉन जी, मतलब ये जी फाइनल माइनस जी इनिशियल अपॉन जी इनिशियल है ना, ये है ना, यही देखना इधर, इधर इसको करेंगे तो अगर जो चेंज इन जी अगर जो आएगा नेगेटिव, तो हम लोग सोचेंगे कि जब परसेंटेज आ रहा है नेगेटिव तो क्या सोचेंगे, डिक्रीज हुआ। परसेंटेज अगर जो पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज हुआ। खैर वो सब दिया रहेगा जी के बारे में, वो सब ज्यादा वो सब इशू लेने का जरूरत नहीं है, बस मैं इतना बता दिया। ठीक है, तो नोट में क्या क्या बात याद रखेंगे, ध्यान से। पहले ये फॉर्मूला याद रख लेंगे परसेंटेज चेंज के लिए। डायरेक्ट अगर जो फॉर्मूला याद आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद आएगा तो लगा लेंगे, नहीं याद आएगा तो भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। वो फॉर्मूला रटना, रटना क्या समझ लेना है, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h/r कब लगाते हैं, जब यह चीज लेस देन r होता है। फिर एक जी का जनरल फॉर्मेट जो है, जी डैश इक्वल टू जी 1/2h/r का होल स्क्वायर, वो कभी भी लगा सकते हैं, गलती मत करना तुम लोग। ठीक है, अच्छा सर ठीक है समझ गए। अब हम लोग बच्चे ये देखेंगे, ये देखेंगे कि अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, वेरिएशन, वेरिएशन in acceleration due to gravity below the earth, क्या इसको क्या बोलते हैं, विथ डेप्थ। ऊपर जाते हैं तो हाइट और नीचे जाते हैं तो गहराई, डेप्थ। डेप्थ से क्या होता है, कैसे होता है, क्या नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू घटती है कि बढ़ती है, वो अपन लोग देखेंगे। वो क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो फिर से वही कहानी, फिर से मैं वही कहानी सब कुछ करूंगा। ये आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, वो नॉर्मल कैलकुलेशन था, उसको एक बार दो बार देखेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। खैर देखो यहाँ पे, ये मान लो कि ये अर्थ है और मान लो कि ये कोई सेंटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि मैंने मान लिया, ये ऐसे मान लिया, ये जो है इस सरफेस से कितना दूर पे है, डी डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। ठीक है मेरे बच्चे, कहां से, डी डिस्टेंस पे। इसका मास कितना है, इसका मास मैं मान लिया m, क्या मान लिया, m। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाऊं, ये c है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है बच्चे मेरे, r, कितना है, r। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर जो लिखूंगा तो r - b होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। खैर वो सब छोड़ो, या यहां से यहाँ का डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूं कितना, r, कितना मान रहा हूं, r, कितना मान ले रहा हूं, r। ठीक है मैं देख लू थोड़ा, कितना मान लिया मैं, r मान लिया। अच्छा या रहने देते हैं, छोड़ो। अब देखो ध्यान से सुनना, फिर से वही करेंगे, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो कितना आ जाएगा, फिर से मैं फोर्स लिखूंगा तो वही हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू जी एम, एम अपॉन, यहां से ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया आर, कितना मान लिया आर, तो जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, ये गलत है,
ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है मेरे बच्चे? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर जो अर्थ का मास देखा जाए तो यही मास है ना। ये फिगर को मैं थोड़ा और क्लियर बना रहा हूं और खूब अच्छे से समझेंगे। देखो, जैसे मान लो ये अर्थ है, ऐसे अर्थ है, ठीक है। और मान लो कि ये सेंटर है बेटा मेरे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में मान लूंगा अगर जो आर है, और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो सरफेस से डी है, और ये पूरा कितना है? आर है। तो ये बताओ, इस पे मास कितना लग रहा है? अर्थ का इतना ही तो मास लग रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो पूरे का मास, अर्थ का मास कितना है? एम। लेकिन इतना मास मैंने क्या मान लिया? एम डैश मान लिया। क्या मान लिया? एम डैश। याद करो, स्फीयर की कहानी बताया था सॉलिड स्फीयर के केस में। सॉलिड स्फीयर का केस एकदम सॉलिड स्फीयर के केस की तरह सोचेंगे, और इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखूंगा। अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपकी गलती है, ठीक है बच्चे। बार बार कोई भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो आप ही समझिए इसको कैसे सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? सोचेंगे सॉलिड स्फीयर की तरह। कितने गए तो देखे ही नहीं होंगे लेक्चर। कैसे सोचेंगे? सॉलिड स्फीयर की तरह। तो यहाँ पे मास एम डैश की वैल्यू निकाली जाती थी, तो यहाँ पे रियल में क्या होगा बच्चे? ये फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू जी, कितना मास है? एम डैश इंटू एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। और अगर जो जी डैश लिखूं तो जी डैश कितना हो जाएगा? जी एम डैश अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी एम डैश अपॉन आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान से सुन बहुत अच्छे से। आई रिपीट वंस अगेन, यहां पे पूरा का पूरा अर्थ का मास नहीं उस पे फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? जितना यहां से ये डिस्टेंस पे है, पहली बात। दूसरी बात ये भी सोच सकते हैं कि सर ये वाला मास, जैसे अगर जो मैं ऐसे सोचूं, ऐसे सोचूं मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख तो थोड़ा बढ़िया से। जैसे मान लो कि ये है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सेंटर है, तो मान लो कि ये तो फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये वाला मास भी तो फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला मास भी, अगर जो मैं इसको अगर जो खूब बाउंड्री लाइन से बना दूं, ये ऑब्जेक्ट को अगर जो मैं बना दूं, तो ये भी तो एक मास है। एक ये मास है और एक वो मास है। कौन सा? ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं? जैसे अर्थ के नीचे हो, इमेजिन करो, खोपड़े में बैठाओ और अपने को अर्थ के नीचे ले जाओ, तो जो हमारे ऊपर जो मास होगा वो भी तो फोर्स लगा, वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जिस बॉडी के पास मास है वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है खूब भरपूर तरीके से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ, तो ठीक है, इतना मास तो लगा रहा है फोर्स, मैं मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये वाला मास नहीं लगाएगा। तो अगर जो स्फीयर का केस समझे होगे तो वो आपको आ गया होगा कि ये ऊपर वाला, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू जी, थोड़ा सा अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम डैश अपॉन, और वेट इक्वल टू क्या होता है? एम जी डैश। तो इसका मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे बेटा, तो जी डैश कितना आ जाएगा? जी एम डैश अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एम डैश निकालने की सोचो। पहला कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों में, वो ध्यान में सुनो। जैसे ये कंफ्यूजन रहेगा कि सर हम लोग यहाँ है तो ये अर्थ का ये वाला जो ऊपर वाला, जो हमारे ऊपर जो मास है वो अटैक कर रहा होगा कि नहीं? अब देखो, ऑफकोर्स कर रहा होगा बेटा, लेकिन उसके द्वारा जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो। स्पीयर के केस में बताया था कि जो ये ऊपर वाला मास है ना, ये सेल की तरह बिहेव करेगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सेल क्या होता है? जीरो। ठीक है सर। अब मास का यहाँ पे कहानी निकालेंगे, तो मास को निकालने के लिए दो तीन तरीका मैं बताया था। कितना बताया था? दो तीन तरीका बताया था, उसमें कोई सा भी यूज कर लो। यूनिटरी मेथड, लीनियर मास डेंसिटी मेथड, या कोई सा भी। मैं एक यूज कर दे रहा हूं। मैं क्या यूज कर दे रहा हूं? डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी क्या होगा? सेम। क्योंकि बेटा डेंसिटी क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है।
मतलब एक बार अगर जो कॉपर की मटेरियल बन गया तो उसको कितने छोटे छोटे पार्ट में काट दो, उसका डेंसिटी हमेशा सेम रहेगा। आर यू अंडरस्टूड? डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसीलिए जो इनिशियल डेंसिटी होगा वही क्या होगा, फाइनल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इनिशियल पूरा मास कितना था, मास ऑफ द अर्थ एम पूरा रेडियस। अब फाइनल कितना मास है एम, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इससे 4/3 से 4/3 एम डैश इज इक्वल टू, अगर जो तुम लोग देखोगे तो एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब आएगा मेरे बच्चे। क्लियर हो रहा है, कहानी समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एम डैश की वैल्यू तो जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम डैश अपॉन आर का स्क्वायर। एम डैश की वैल्यू कितनी है, एम आर के क्यूब अपॉन आर क्यूब। जी एम कौन सा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल, दो आर से दो आर कैंसल। तो ये कितना आएगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, ये कितना आ जाएगा जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये जी डैश है, कितना है जी डैश। कोई दिक्कत? सॉलिड स्फीयर का एकदम यही है। इसमें देखो यहाँ पे कहानी देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे 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 नीचे जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। आ रहा है कि नहीं? तो घटेगा तो जी भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा मेरे बच्चे, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। एज वी मूव इनसाइड द अर्थ, सिंस आर क्या होगा, डिक्रीज, इसलिए जी भी क्या होगा, डिक्रीज। जी डैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब कुछ कहानी करेंगे, वो देख ले, वो देख तो मेरे बच्चे, वो देख लो। ये याद रखेंगे। अब जो किताब में दिया रहता है उसको ये याद रखेंगे, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसको याद रखेंगे। तो देखो, तो ध्यान से देखो तो मेरे बच्चे, जी डैश इज इक्वल टू जीएम को क्या लिख सकता हूं, जीएम को फिर से क्या लिखूंगा, जी आर का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल टू जी आर का होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये कट गया, जी डैश इज इक्वल टू जी आर इंटू आर, जी आर अपॉन आर। और आर यहां से कितना होगा देख तो, ध्यान से सुन। ये डिस्टेंस आर, ये आर, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये आर को कितना लिख सकता हूं, आर माइनस डी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? तो ये आर को क्या लिख सकता हूं, आर को क्या लिख सकता हूं, आर माइनस डी, आर माइनस डी। तो यहां पे लिख दो जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन में आर। अगर जो और अच्छे से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। कितना होगा मेरे बच्चे, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। यहां से देखो, ध्यान से देख, ध्यान से। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ की वैल्यू बढ़ेगी तो ये निगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये याद रखेंगे, ये कहां के लिए है, इनसाइड के लिए। कहां के लिए, इनसाइड के लिए। कैसे लिखना है, कैसे समझना है अपने को, बस ये याद होना चाहिए। ये सॉलिड स्फीयर के केस में भी यही था और यहाँ के भी केस में यही था। इसीलिए मैं बोला था कि सॉलिड स्फीयर बनाऊंगा तो 90% केस यही हो गया ना, जी एम अपॉन आर क्यूब आर, मतलब जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देख यहाँ से देखो, जैसे जैसे डेप्थ नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। अच्छा, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं वो सब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी वही कहानी मैं कर सकता हूं।
तो इसका मतलब मैं निकाल दिया जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r। और अगर जो इसका और फर्दर मोर कैलकुलेशन करोगे तो जी डैश इक्वल टू जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - d/r। ये कितना हो जाएगा जी डैश माइनस जी अपॉन जी इज इक्वल टू d/r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिख रहा हूं, इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 1 - g डैश अपॉन जी d/r। तो ये कितना हो जाएगा g - g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू d/r। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा g अपॉन जी इज इक्वल टू d/r। डेल्टा g अपॉन जी इक्वल टू d/r। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेन। क्या होता है मेरे बच्चे? फ्रैक्शनल चेन। लेकिन ये नहीं पूछता है, परसेंटेज चेंज पूछता है। क्या पूछता है? परसेंटेज चेंज। तो ये डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू d/r इंटू 100। ये क्या है? परसेंटेज परसेंटेज चेंज। चेंज की जगह चेंज की जगह ध्यान से सुनो, चेंज की जगह डिक्रीज लिख दूंगा तो क्या गलत है क्या? चेंज की जगह अगर जो डिक्रीज लिख दूंगा तो गलत होगा? जी क्या होगा? घटेगा ना। तो परसेंटेज चेंज और यहां लिख दे रहा हूं डिक्रीज इन जी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, खोपड़े में बैठाओ, दिमाग में रख, खोपड़े में रख। डेल्टा जी अपॉन जी आ जाएगा तो वहां पे कहीं डी अपॉन आर लिख सकते हैं। डी अपॉन आर मेरे बच्चे लिख सकते हैं। इसका एक और फेमस इक्वेशन, इसका फेमस अगर जो बनाऊंगा तो देखो एक और भी बन जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देख, ध्यान से देख। ये उतना फेमस तो इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जी मास को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आर अपॉन आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? जी रो 4/3 पाई आर क्यूब, आर अपॉन आर क्यूब, आर से आर कैंसल, 4/3 जी रो आर। ये हो गया जी डैश। 4/3 4/3 4/3 जी रो आर। तो देखो जी भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, आर क्या होगा? वेरी करेगा। इससे भी देख सकते हो, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो तुम लोग देख लेना, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोग देखते रहिए। ठीक है? तो क्या मैंने आप क्या क्या बेसिक बेसिक बात बता दिया? पहले ये बेसिक बताया कि अर्थ के नीचे भी जाते हैं तो क्या होता है? जी की वैल्यू घटती है। ऊपर भी जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है। ठीक है? ठीक है ना? मिटा रहा हूं, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात कि ये कैलकुलेशन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। लिख ले, तो जो हेडिंग लिखा था मेरे बच्चे कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लिख लो, वहां ब्रैकेट में लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, सॉरी बोर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। तो शॉर्ट नोट में अब मैं बता दूं क्या क्या मैंने अपन लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या अपन लोगों ने पढ़ लिया मेरे बच्चे? पहला पढ़ा जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 - h/r का होल स्क्वायर। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहनी चाहिए, तभी हमेशा कर सकते हो। यूज ऑलवेज। अच्छा, फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। कब? वेन h इज मच मच लेस देन r। ये कहा हुआ? ऊपर था। नीचे का देखना था तो नीचे का क्या होगा मेरे बच्चे? नीचे का देखना था थर्ड, अगर जो देखे तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब। बस ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ये याद रखेंगे, आगे की कहानी कर लोगे। और ये याद हो जाना चाहिए, ये याद क्या हो जाना चाहिए। ये क्योंकि सॉलिड स्फीयर भी पढ़ाया था तो ये फॉर्मूला बताया था, ये भी फॉर्मूला। और यहां से अगर जो फिर कैलकुलेशन करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी 1 - d/r। खोपड़े में बैठाओ, ये तीन फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आगे चल के क्वेश्चन होगा। और एक हो
डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2h/r, एक बार आ रहा था, इंटू 100, और 2h/r चाहे d/r इंटू 100। ये क्या है? परसेंटेज चेंज। क्या है? परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूला याद रख लो। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, न्यूमेरिकल करना अलग चीज है, थियरी पढ़ना अलग चीज है। ये मैं थियरी थियरी में बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब थोड़ा सा देखो, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, कुछ और एनालाइज करवा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मेरे बच्चे। अब देख, तो कॉमन सेंस लगा लगा के मेरे बच्चे सब बता पा रहे हैं कि नहीं, देखना। जैसे अगर जो मैं ये अर्थ ले लू, और यहाँ जी सेंटर है, और यहाँ पे जी, यहाँ मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अच्छा, जी डैश इज इक्वल टू कितना था? जी डैश इज इक्वल टू G1 - D/R। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, एक और बात, वेयर, ये लिख ले, तो नोट में लिखना बेटा, D इज टेकन द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। कहां से मेरे बच्चा? सरफेस से लिया था मैं डिस्टेंस से डी। ये भी याद रखना है। जैसे ध्यान से सुन, जैसे अगर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से 6000 किलो मतलब 6000 किलोमीटर रखा है, तो उस पे जी डैश की वैल्यू क्या होगा? तो तू फटाक से डी आर की जगह पे 6000 रख देगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा। खैर, अभी यहां तक ये जानो, डी कहां से लिया गया है? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। जैसे अगर जो मैं बोलूं, इफ डी इज इक्वल टू कितना, डी इज इक्वल टू अगर जो मैं बोलूं 4800 किलोमीटर, देन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये था डी, ये था डी, और ये था कितना? आर। तो ये पूछा आर माइनस डी, तो ये कितना हो जाएगा? 64 में से 4800 घटा दोगे तो 16 किलोमीटर। ये यार, ये सब आना चाहिए, तभी कैलकुलेशन सही होगा। और जो क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, बस कॉमन सेंस लगाओगे और फॉर्मूला सही से आता रहेगा तो कर ले जाओगे। ठीक है, और पक्का एक साल हर साल आता ही है, ये भी बात है। अच्छा, जब ये यहाँ आते 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 यहाँ आ जाएंगे सेंटर पे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। वेन एट, कैसे लिखेंगे? एट सेंटर ऑफ अर्थ, डी की वैल्यू जीरो, सॉरी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आर। यहां से ये आते 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 यहां से ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? आर ही तो हो गया, कोई दिक्कत है क्या? तो ये जी डैश इज इक्वल टू G1 - R/R। ये कितना हो जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, चाहे एक्सेलरेशन लिख दो, नोट में लिख दो बच्चा मेरे, लिख दो, acceleration due to gravity at the center of earth is zero. Acceleration due to gravity at the center of earth is zero. और देखो, और कुछ कॉमन सेंस लगवाना सिखाऊं, कॉमन सेंस लगाना सिखाऊं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देख, और खोपड़े में बैठा क्वेश्चन देख, कॉमन सेंस लगाना सीख जाएगा तो क्वेश्चन 2-2 मिनट में, 2 मिनट में क्या 30 सेकेंड में कर ले जाओगे। और नहीं होगा तो देखो, थोड़ा और कुछ देखो तो समझो। तो जैसे जी डैश इज इक्वल टू आ रहा था Gm/r/r³, मतलब जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई दिक्कत यहां तक आया था? इसका मतलब अगर जो हाइट हाफ हो गया, तो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। if height r/2 हो गया, कितना? r reduce half, then g also decrease half। अगर जो r बेटा इंक्रीज कर गया कितना? हाफ से, तो g भी इंक्रीज कर जाएगा कितना? हाफ से। खोपड़े में बेटा, जैसे अगर जो मैं पूछूं, जैसे मैं पूछूं
कि कितने हाइट पे, क्वेश्चन लिख दो, तो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ जी reduces half, reduces half, चाहे decrease by half. Find the height, find the height at which the value of g decrease by half. तो देखो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, खोपड़े में बिठा, यहां से यहां का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पे क्या होता है g. तो देखो कहीं यहाँ पे कहीं इसके बीच में कहीं होगा, कहीं बीच में g डैश की वैल्यू g/2 होगा, तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, ये r/2 पे होगा, कितने पे, r/2. मतलब अगर जो अर्थ के बीच में जाएंगे तो अपना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या हो जाएगा, आधा. अगर जो 10 है तो 5 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, तो समथिंग हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो आएगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाना चाहिए. जैसे अगर जो मैं पूछूं कि कितने हाइट पे g की वैल्यू 3g/4 है, जैसे फाइंड हाइट at which g reduced to 3g/4, कितने हाइट पे, तो इसका मतलब g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. तो जब यहाँ पे g 3g/4 हो रहा होगा तो हाइट कितना भी हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 3r/4. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आएगा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कॉमन सेंस. अगर जो कॉमन सेंस नहीं लगाने आएगा तो भी क्वेश्चन करो कि दिखा दूंगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाने आएगा तो और अच्छे से क्वेश्चन होगा. ठीक है, ये पूरा थ्योरी के थ्योरी पूरा पढ़ लो तुम लोग, कहाँ पे कौन सा चीज यूज होता है उसको यूज करो. कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे. बाय, थैंक यू.